ओके जी। तो हमने कायरल सेंटर डिस्कस कर लिया था। तो कायरल कार्बन होता क्या है? कायरल कार्बन कायरल कार्बन को हम यूं डिफाइन करते हैं कि दिस इज sp3 कार्बन हैविंग फोर डिफरेंट ग्रुप्स। sp3 कार्बन हैविंग फोर डिफरेंट ग्रुप्स। और sp3 का मतलब होता है सिंगल बॉन्डेड। तभी तो हम लास्ट क्लास में बार बार यही बात आपको कह रहे थे कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है हम तो उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं भाई। हमारी तो कंसीडरेशन में वो है ही नहीं। हमारी कंसीडरेशन में वो है ही नहीं। क्योंकि सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन है बेसिकली हम उस कार्बन को देख रहे हैं कि वही जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है वही कायरल सेंटर होता है। क्योंकि हमें क्या करना है, फोर फोर ग्रुप्स देखने हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट, तो आपको सिंगल बॉन्डेड में ही नजर आएंगे। अच्छा जी, ओके हो गया जी। तो लेट्स सपोज मैं लास्ट वाली एग्जांपल ही कॉपी पेस्ट करूंगा, जरा देखिएगा। ये मैंने ली या एक और भी बनाई होगी, हाँ। तो यस, मैंने बता दिया था ओके कि जो भी आपका कायरल सेंटर होगा, आपने ऑप्टिकल आइसोमर जब उसका बनाना है, बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर क्या है? मिरर इमेज है। वो मिरर इमेज को हम बनाएंगे किस तरह? जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये मिरर इमेज है। ये क्या है? मिरर इमेज है। ज्यादा बेहतर ये होता है कि हम इसको एक प्रॉपर मॉडल हो मेरे पास, मॉलिक्यूल्स हो मेरे पास, मैं उन जो है ना उसको मैं एक्सप्लेन करूं कि हाँ यार इसका मिरर इमेज किस तरह बनेगा। भाई आप अपने हाथ को शीशे के सामने लेके खड़े हो जाओ, तो आपका हाथ का जो मिरर इमेज आपको नजर आ रहा होगा ना शीशे में, अब आप उसको सुपर इम्पोज करके देखो, वो दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। शीशे में जो आपका हाथ नजर आ रहा है, इमेजिन करो कि आपने वो वाला हाथ बाहर निकाल लिया। किसी भी तरह इमेजिन कर लो, चलो हो तो नहीं सकता जाहिर सी बात है। आपने क्या किया, उस शीशे में से हाथ को बाहर निकाल लिया, और उस निकाले हुए हाथ को अपने ओरिजिनल हाथ के ऊपर रखो जो तुमने शीशे के सामने रखा था। तो वो क्या होंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। भाई जो नॉन सुपर इम्पोजिबल है उसी को ही तो हम कह रहे हैं कि हाँ भाई ये है मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और याद रखिएगा, जो मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर होता है ना, बेसिकली दे आर कॉल्ड इनांशियोमर्स। हमने लास्ट में एक मेंशन कर दिया था आपको कि व्हाट आर इनांशियोमर्स। बेसिकली इनांशियोमर्स क्या है कि मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर हैं। तो वो ही हमारे पास क्या होते हैं, जो दो बनते हैं हमारे पास कायरल सेंटर के बाद, वो इनांशियोमर्स हैं। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताइए, एक थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके आज हम आगे काम करते हैं। मुझे ये बताइए कि इसमें कोई कायरल सेंटर, माय गॉड, है या नहीं है? CH2Cl, CHCl, CHFCH3। जल्दी से बताओ कि इसमें कोई कायरल सेंटर है या नहीं है? सर CHF। CHF, यानी कि आपने सेंट्रल को पकड़ लिया कि सेंट्रल वाला हमारे पास CHFCH3। और ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो एक तो ये कायरल सेंटर है, एक ये कायरल सेंटर है। सो टोटल दो कायरल सेंटर है। ओके जी, दो कायरल सेंटर में टोटल। चलो जी, आइए जरा आगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी से हम ये पता लगाएंगे कि इसमें, यानी ये जो ऑप्टिकल इसकी एक्टिविटी है, ये लाइट को किस तरफ रोटेट कर रहा है।
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। हर कंपाउंड की कोई ना कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन बशर्त ये है कि उसमें कायरल सेंटर होना चाहिए, वो हम पहले काम कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने ग्लूकोज खाया होगा या देखा होगा, लिखा हुआ होता है उसके बॉक्स के ऊपर ग्लैक्सोज डी। अगर आपने कभी नोट किया हो, उस पर लिखा होता है ग्लैक्सोज डी। एक होता है डी ग्लूकोज, एक होता है एल ग्लूकोज। ये जो मैं डी और एल की बात कर रहा हूँ ना, ये इसी से ही रिलेटेड है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से, कि भाई वो लाइट को किस तरफ रोटेट कर रहा है। वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो उस हिसाब से हमारा आइसोमर जो है वो डिसाइड होता है कि यार ये कौन सा है। तो सिर्फ एक रोटेशन का ही तो फर्क है। डी ग्लूकोज अच्छा है जबकि एल ग्लूकोज टॉक्सिक है। इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, इतना बड़ा डिफरेंस। तो हम इस चीज को चेक करेंगे कि हमारे कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। तो उसको चेक करने का तरीका क्या होगा हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने जा रहे हैं किसी भी कंपाउंड की। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी से सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, ओके, वो हम क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट लेंगे हम क्या लेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। वैसे जो नॉर्मल लाइट होती है ना, लेट सपोज कोई भी एक लाइट है, मैंने यहाँ पे एलईडी ऑन कर दी, सेवर ऑन कर दिया, कोई भी मेरे पास लाइट सोर्स है, कोई भी लाइट सोर्स सोर्स अगर मेरे पास है, तो होता यह है कि उसकी जो लाइट की जो डायरेक्शन है वो यूं भी होगी, वो यूं भी होगी, वो इस तरफ भी होगी, मल्टी डायरेक्शनल होगी वो लाइट कुछ इस तरह से। भाई मुझे प्लेन पोलराइज लाइट चाहिए, एक ही उसमें हो, एक ही डायरेक्शन में हो वो लाइट। सही है जी। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट। हम क्या करते हैं, कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक लाइट हो, जिस सिर्फ एक रंग की रोशनी हो, वो बस वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। हम फिर क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है वो प्लेन पोलराइज तो नहीं होगी, यानी वो भी मल्टी डायरेक्शनल होगी। जाहिर सी बात है, आप किसी भी टॉर्च को अगर ऑन करते हो पूरा कमरे में रोशनी हो जाती है। भाई मैं नहीं चाहता मेरा पूरा कमरा रोशन हो, मैं चाहता हूँ मुझे एक पर्टिकुलर, जैसे लेजर लाइट होती है, लेजर लाइट की एक ही डायरेक्शन है, बस उसी में ही जा रही है, वो वही जगह आके एक नुक्ता सा आ जाता है, बस वो लेजर लाइट है। मैं क्या करूंगा, मुझे अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना है। अब मैं करूंगा क्या, देखिएगा जरा। ये मेरे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये मेरे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी ये डायरेक्शंस है। सही है जी। ये हमारे पास है, एंड दिस इज अनपोलराइज्ड। अब मैं करूंगा ये कि ये इस लाइट की जो डायरेक्शन है ना वो कुछ इस तरह से है, और मैंने सामने क्या लगा दिया, इस तरह इस टाइप का पोलराइजर लगा दिया मैंने। अभी समझ आ जाएगा, नो टेंशन, इसका बाप भी समझ आएगा। ये हमने लगा दिया पोलराइजर। इस पोलराइजर में कुछ इस तरह की स्लिट्स बनी हुई है, कुछ इस तरह की। देखो हम पाकिस्तानी हैं, देखो। अभी हम क्या करेंगे, ये ये चीज, यस भाई, ये आपके पास आ गया
पोलराइजर। ओके जी। तो हमने कहा कि भाई दिस इज पोलराइजर। क्या कहते हो, ये पोलराइजर करेगा क्या? हर वो वेव जिसकी डायरेक्शन ये होगी, ये उसको पास होने ही नहीं देगा। ये उसको पास होने ही नहीं देगा। ये तो सिर्फ उनको पास होने देगा जिनकी डायरेक्शन यूं होगी। बात समझ रहे हो, यूं होगी। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा वो परपेंडिकुलर होता है ना, वो कुछ इस तरह से फिर जा रही होती है ट्रांसवर्स वेव्स। भाई ये सिर्फ उनको पास होने देगा जो परपेंडिकुलर यानी कि यूं होंगी, वाई एक्सिस पर होंगी, इस तरह से। तो जब लाइट स्लिट में से गुजरेगी, कुछ वेव्स को वो ब्लॉक कर देगा जिनकी डायरेक्शन यूं होगी। बात समझ रहे हो? और अलाउ किसे करेगा? अलाउ ये उसे करेगा जो ऐसा होगा। बात को समझो आप जरा, बात को समझो। तो जब यहां से दूसरी तरफ से जब लाइट निकलेगी ना मेरे भाई, तो वो कैसी होगी? वो लाइट कैसी होगी? ऐसी होगी। ये लाइट आपकी पोलराइज्ड हो गई है। ये लाइट आपकी पोलराइज्ड हो गई है। अब ये जो लाइट आपकी पोलराइज्ड हुई है ना, ये कुछ इस तरह से हुई है, जरा देखिएगा आप। अब इस लाइट की जो डायरेक्शन है ना मेरे भाई, वो ये वाली है। अगर मैं आपको और थोड़ा सा जूम इन करके बताऊं तो ये वाली लाइट इसने अलाउ की है। बाकी सबको ब्लॉक कर दिया, बाकी सब फालतू थे, सबको ब्लॉक कर दिया। और समझ रहे हो, जैसे कि भाई ये डॉक्टर का रूम है, ये डॉक्टर का रूम है, और मुझे इस रूम तक जाना है, और मैं पेशेंट पेशेंट हूँ, और मेरे साथ मेरे दो अटेंडेंट हैं। तो वो जो यहाँ पर चौकीदार खड़ा हुआ है दरवाजे पर, ऑब्वियस सी बात है वो सिर्फ मुझे अलाउ करेगा कि पेशेंट अंदर जाए, लेकिन जो अटेंडेंट्स हैं उनको वो बाहर ब्लॉक कर देगा। यही सीन यहाँ पर भी हो रहा है, हमने अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? ये जो मुझे लाइट मिली है ना, ये जो मुझे लाइट मिली है, अब इसकी एक ही डायरेक्शन है। बात समझ रहे हो, इसकी क्या है? एक ही डायरेक्शन है। ये मेरे काम की लाइट है, यस। इस लाइट को मैं अब यूज करूंगा। इस लाइट लाइट को मैं अब यूज करूंगा। अच्छा, क्या कहते हो बेटा, अगर मैं इस पोलराइजर को उठाऊं, चलो मैं नया बना देता हूँ। मैं इस पोलराइजर को एक और, अगर मैं पोलराइजर लेके यहाँ बना दूं उसे, जरा देखिएगा गौर से। अब बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है। अब जो स्लिट्स है ना मैं भाई मेरे, वो कुछ ऐसी हैं। Disgusting. Oh my God. Okay, चलो। यस। ओके जी। बेटा अब आप स्लिट देख रहे हो। मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने यहाँ आंख बना दी, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। ओके। तो बेटा मुझे तो कुछ भी नहीं नजर आएगा, मैं कहूंगा नो लाइट। नो लाइट passes through, नो लाइट passes through the slit। क्योंकि इस स्लिट की डायरेक्शन देखो आप क्या है। भाई लाइट आ रही है यूं, बात समझ रहे हो, परपेंडिकुलर, और स्लिट है यूं। ये कैसे पास होगा यार, कैसे पास होगा ये, मतलब आप सोचो ना। भाई दरवाजा है ना, ये दरवाजा, ये दरवाजा है, सही है। और यहाँ तक ये ये वो जगह है। अब दरवाजा थोड़ी सी जगह नीचे से खाली है। इतनी जगह खाली है कि तुम उसमें अपनी नोटबुक डाल सकते हो। इतनी जगह खाली है कि तुम उसमें अपनी नोटबुक डाल सकते हो। नोटबुक भी बिल्कुल इस तरह करके, फ्लैट करके, हॉरिजॉन्टल करके। अब तुम वर्टिकल बुक यहाँ डालोगे, जगह ही नहीं है भाई मेरे, जगह ही नहीं है यार। तो हमने उस लाइट को इस तरह से क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। सही है जी। अच्छा, अब हम आते हैं। अब हमारे पास होता है एक पोलैरीमीटर। क्या होता है जी? पोलैरी पोलैरीमीटर। पोलैरीमीट्री। इट्स अ टेक्निक, इट्स अ टेक्निक
which is used to measure the amount of optical activity. Polarimeter is used to measure the amount of optical activity. Okay. तो होता इसमें ये है कि ये मैंने आपके सामने एक पोलैरीमीटर की रे डायग्राम बनाई है। ओके, दिस इज अ रे डायग्राम। रे डायग्राम मतलब ये है कि हम उसकी केमिस्ट्री समझ रहे हैं। एक्चुअल डायग्राम तो ऑब्वियसली बात है, इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा नहीं नजर आ रहा होगा ना आपको। तो होता ये है कि दिस इज अ पोलैरीमीटर, दिस इज अ लाइट सोर्स। वो काम जो मैंने आपको यहाँ बताया है, बेसिकली मैंने इसको जूम किया है, बेसिकली मैंने इसको जूम इन किया है। ओके, तो ये काम हो गया। तो यहाँ से जो आपकी लाइट निकली ना भाई, वो पोलराइज लाइट है। वो क्या है? पोलराइज लाइट है। अब गौर से समझिएगा जरा आप। अब पोलैरीमीटर जो होता है ना आपके पास, उसमें एक ट्यूब होती है इतनी बड़ी। कभी फिजिकल देखेंगे आप इंशाल्लाह। ये एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब में अपने सैंपल को डालते हैं। लिक्विड लिक्विड सैंपल होता है हमारे पास, लिक्विड सैंपल। लेट सपोज आपने ग्लूकोज डाल दिया, ग्लूकोज को पानी में डिजोल्व किया, ग्लूकोज इसमें डाल दिया। अब जब लाइट इसमें जाएगी ना, पोलराइज लाइट, तो ये सॉल्यूशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना इसके अंदर। ये जो आपके पास सैंपल है ना बेटा, सैंपल, ये आपके पास जो सैंपल है ना, इसमें क्या है? ये सैंपल क्या है? ये इनांशियोमर्स है। क्या है ये? इनांशियोमर है। ये इनांशियोमर है ये। ओके, सैंपल में तो दोनों चीजें होंगी ना, इनांशियोमर्स होंगे या देखिए उसका खुद भी होगा, उसका मिरर इमेज भी होगा। तो इनांशियोमर्स की प्रेजेंस में ये जो पोलराइज लाइट है, ये पोलराइज लाइट रोटेट करती है। अब आप नोट कर रहे हो, और कहाँ को रोटेट कर रही है ये यूं जा रही है। बात समझ रहे हो? ये यूं नहीं आ रही है, ये यूं आ रही है। बेटा आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए आपकी। ये लाइट यूं आ रही है, यानी कि इसने जो रोटेट करना शुरू किया है ना, पहले ये यूं थी। बात समझ रहे हो? फिर वो थोड़ी सी नीचे हो गई, फिर वो और नीचे हो गई, फिर वो और नीचे, और घूम के दोबारा सही। तो अब होता ये है, सामने से मैं देख रहा हूँ, सामने से मैं देख रहा हूँ। बेसिकली ये एनालाइजर होता है, बेसिकली ये एनालाइजर होता है। तो उसमें ना जब आप इसको देखोगे ना इंस्ट्रूमेंट को, जब ये जो लेंस होता है ना बेटा, ये लेंस, इस पे ना ऐसा निशान बना हुआ होता है, प्लस का। बेसिकली जो प्लस का निशान है ना, हम यहाँ से एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करते हैं। यार वो लाइट ने कितना रोटेट किया है, कितने एंगल पे रोटेट किया है? 30, 20, 50, 60, 70, 70। वो एंगल हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। अब पॉइंट ये है, बताने की बात ये है, ओके, बताने की बात ये है कि अगर, अगर अब मैं जो लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको नोट डाउन करना है। तो इस रूट इस डायग्राम में, इस डायग्राम में ये जो रोटेशन है ना, रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इस कंपाउंड में भाई ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज ना हो, क्या पता क्लॉकवाइज रोटेशन हो। बात समझ रहे हो? क्या पता क्लॉकवाइज रोटेशन हो, लेकिन इस केस में हम आपको बता रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। अच्छा, फिर क्या है? दूसरी बात ये कि हमारे पास जो सैंपल होता है इसमें, वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है वो। दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज अ सॉल्यूशन। ओके, तो angle of rotation is measured. Alpha is the angle of rotation.
angle of rotation is measured. Angle of rotation is measured. Okay, तो याद रखिएगा, अल्फा अगर पॉजिटिव हुआ, अल्फा अगर पॉजिटिव हुआ, ओके, तो रोटेशन आपकी क्या होगी, क्लॉकवाइज। रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है। ओके, और अगर आपका एंगल नेगेटिव हुआ, अगर आपका एंगल नेगेटिव हुआ, so means the rotation is anti-clockwise. Rotation is anti-clock. Yes, बोलो बोलो। ये क्या कहते हैं, एनालाइजर गिव्स अ डिजिटल रीडिंग ऑफ एंगल। नो 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 डिजिटल रीडिंग। ये हम इसको मेजर कर लेते हैं, प्रॉपर इसकी कैलकुलेशन होती है। तो आजकल तो होता होगा ऐसा कि वो हमें कंप्यूटराइज, जाहिर सी बात है, जिस तरह पीएच मीटर डिजिटल मीटर्स आ रहे हैं, बस सी बात है, ऐसा लाजमी होगा। बट जब हमने नहीं, ये तो देन एक्सपेरिमेंट हाउ किया डू वी था, नो, क्या कह रहे हो? देन हाउ डू वी नो दैट द रोटेशन इज क्लॉकवाइज और एंटी वो तो क्लॉकवाइज? हमें चीजें नजर हाउ? आ रही होती है ना बेटा, हम उसको फिजिकली देख रहे होते हैं। लेट सपोज ये आपका साइन है, ओके। अब लाइट आपकी अगर, जी। हाँ जी, तो उसमें प्रॉपर हमारे पास स्केलिंग होती है, उस स्केलिंग के थ्रू हम उसमें से जो है ना वो एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो अगर आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुई तो आपका जो एंगल आएगा, जो अल्फा आएगा आपका, वो आपका नेगेटिव आएगा। सही है जी। और अगर आपकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हुई तो आपका एंगल ऑफ रोटेशन पॉजिटिव आएगा। अच्छा जी, ओके। तो ऐसा कब होगा, जब आप उसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर डालोगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपाउंड की आप ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर लो। यहां तक कैसे पहुंचे हम, जब हमने उसके कायरल सेंटर्स देखे। कायरल सेंटर है तो दैट्स ओके, अगर कायरल सेंटर नहीं है तो फिर हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक भी नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात दूसरी बात ये कि जो आइसोमर्स होते हैं ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स लाइक मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो एक बात बड़ी कॉमन सी हमने ऑब्जर्व की उस बारे में, वो बात ये है कि लेट्स सपोज आपके पास एक क्या नाम है, एक ये वाला आइसोमर है, ये वाला आइसोमर है, और एक ये वाला आइसोमर है। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास एंगल ऑफ रोटेशन आया 60 डिग्री, लेट्स सपोज 60 डिग्री आया। अगर ये +60 है ना, तो ये -60 होगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक 60 होगा ना तो दूसरा क्या होगा, -60 होगा। यानी एंगल ऑफ रोटेशन वुड बी द सेम बट द साइन वुड बी नेगेटिव, बट द साइन वुड बी ऑपोजिट बेसिकली। तो यही तो आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं। कि अगर एक आइसोमर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। बेसिकली इनैंशियोमर्स इज अ मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो याद रखिएगा कि जो इनैंशियोमर्स होते हैं ना, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। आइडेंटिकल भी होती हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हम, आपको अगर याद हो, हम आइसोटोप्स डिस्कस किया करते थे। आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम प्रोटॉन नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। तो यहाँ वहां पर हम क्या रीजन देते थे, व्हाई दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, हम बोलते थे दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ तो सही था ना, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी। देखो हम इनैंशियोमर्स के लिए भी यही कहते हैं कि उनकी आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन फिक्स नहीं है। ऐसा ऐसा फिक्स नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी जो है ना वो वेरी कर सकती है, केस टू केस वेरी करेगा। लेट्स सी, हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन अगर दी हुई होती है तो हम उसको देखेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि एक वर्ड यहाँ पर, एक टर्म है, दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। रे रेसी रेसी
racemic racemic mixture. What is racemic mixture? याद रखिएगा, इक्विमोलर इक्विमोलर अमाउंट या मिक्सचर of two enantiomers that has no optical activity. That has no optical activity. तो ये आपका क्या होता है? रैसिमिक मिक्सचर होता है। ओके। अच्छा, एक चीज और आपको बतानी है। एक टर्म यूज होगी यहाँ पर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। एक टर्म यूज होती है यहाँ पर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। तो याद रखिएगा, अगर आपका जो कोई भी सैंपल है, अगर वो उस लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो आपका जो सब्सटेंस है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। उसको भी मैं यहाँ नोट डाउन करवा रहा हूँ। सो डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बेटा हम पूछेंगे ये नेक्स्ट क्लास में, ये एक एक चीज पूछूंगा मैं आपसे। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है? इफ द रोटेशन इज clockwise, then the substance is dextrorotatory, right? If the rotation is clockwise, then the substance is dextrorotatory. Then we have levorotatory. Levorotatory. So levorotatory क्या है? हम इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं बेटा। Anti-clockwise. So the substance is levorotatory. सेट हो गया जी, ओके हो गया। तो ये था बेटा आपके पास क्या कि हम किसी भी कंपाउंड की जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो कैसे चेक करते हैं। ओके जी। कायरल सेंटर बेसिकली इसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म थी, तो वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सबसे प्रिलिमिनरी जो हमारे पास स्टेप था वो तो वही था ना। प्रिलिमिनरी स्टेप तो हमारा वही था, ऑब्वियस सी बात है। सही है जी। ओके। तो ये चीजें मैटर करती हैं कि यार वो प्लेन पोलराइज लाइट को उस डायरेक्शन में कर रहा है, वो उस डायरेक्शन में कर रहा है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। लाइक अगर आपको याद हो, आपका जो मैकेनिज्म था, SN2 मैकेनिज्म था आपके पास, SN1 मैकेनिज्म था आपके पास। तो SN2 मैकेनिज्म आप क्या करते थे, उसको एक स्टेप में करते थे, अगर आपको याद हो। और जो SN1 मैकेनिज्म था आप उसको दो स्टेप्स में करते थे। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं आपको, फिर मैं इससे उसको ना रिलेट करवाऊंगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी से उसका क्या जो है ना वो रिलेशन है। सो SN1
and SN2। इसके लिए आपको चाहिए टर्शरी, और टर्शरी कंपाउंड और इसके लिए आपको चाहिए प्राइमरी। ये होता है एक स्टेप में, ये होता है दो स्टेप में। तो ये जी, आइए जरा आगे। लेट्स सपोज ये आपके पास एक कंपाउंड है, ये आपके पास एक कंपाउंड है और यहां पर लगा हुआ है Cl। भाई मैं इस Cl को रिप्लेस करना चाह रहा हूं किससे, OH से, प्लस OH माइनस। मुझे कोई बता सकता है आप लोगों में से कि यार ये OH क्या करेगा, मतलब कैसे इसको रिप्लेस करेगा? और आपको ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि ये आपका पार्शियल नेगेटिव है और ये आपका पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आपके पास कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ होगा तो वो उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो उसको पॉजिटिव बना देगा। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इन पे चार्ज आ गया। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या आसानी से OH इस पर अटैक करेगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा? क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? यस, हमार हम्माद एंड अज क्या नाम है, अजका। यस, क्या कहते हो बेटा? जी सर, पहले क्या? Cl निकलेगा, फिर OH अटैक करेगा C पॉजिटिव क्यों पे। भाई, क्यों क्यों क्यों, वजह? क्योंकि OH को वैसे जगह नहीं मिलनी अटैक करने की। हाँ भाई हम्माद, क्या कहते हो बेटा आप? हम्माद, हाँ आपकी क्या सर, राय है? ये टर्शरी है, तो ज्यादा स्टेबल है, तो इससे पहले क्लोरीन को निकलना पड़ेगा, फिर ये अटैक कर पाएगा। अजका बेटा, आपकी क्या थॉट प्रोसेस है? फिर हम बताते हैं किसकी सोच अच्छी है। सबकी सोच अच्छी है। टेक्निकल आंसर किसने दिया? यस अजका, कुछ तो सर क्या, बोलना पड़ेगा। तो इसलिए पहले क्लोरीन को निकलना पड़ेगा क्यों निकलना पड़ेगा बताओ? क्योंकि ये चारों लार्ज मॉलिक्यूल्स है, CH3 और Cl के, तो इसलिए अच्छा, OH को निकलना पड़ेगा। चलो सही है। ओके, अब हम आपको बता रहे हैं, आप अब आप खुद ही जज कर लो कि किसका जो है ना, किसने किस ज्यादा अच्छी तरह रिलेट करवाया है। भाई ये जो आपके पास है ना, ये वाले ग्रुप्स, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये बल्कि ग्रुप्स हैं। इनको हम कहते हैं कि OH ना यहाँ से जा सकता है, ना यहाँ से अटैक कर सकता है, ना यहाँ से अटैक कर सकता है, ना यहाँ से कर सकता है, क्योंकि जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं है। अगर आप इसको 3 डायमेंशनल डायग्राम में कंसीडर करो, इमेजिन करो, तो ये आपको ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ से घुस जाएगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, जगह ही नहीं मिल रही इसको। इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। इसको हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्ट करेगा ये जो बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो OH आ ही नहीं सकता यहाँ पर। तो पहले स्टेप में इस क्लोरीन को यहाँ से निकलना पड़ेगा। जब ये क्लोरीन यहाँ से जाएगा, ओके, वो क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे आपको। OHCl चला गया। अब जब Cl चला गया ना, तो अब OH फ्रंट अटैक कर देगा बड़ी आसानी के साथ। जब ये फ्रंट अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। SN का क्या मतलब है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिव स्पीशी होती है। कि नेगेटिव ने नेगेटिव को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि चलो भाई इस तरह से, ओके यस, थोड़ा सा मैं जगह बना लूं। ओके, ये हमने बनाया यहाँ पे दोबारा से ऐसे करके। ओके, अब क्या हुआ कि ये Cl को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और इस Cl की जगह किसने ले ली? OH ने।
और Cl यहाँ से एज अ लीविंग ग्रुप बन के निकल गया। ये सब्सटीट्यूशन हुई है लेकिन 2 स्टेप्स में। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो पहला स्टेप क्या होगा। यानी अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपको पहला स्टेप बताऊं तो पहला स्टेप ये था, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, कि पहले यहाँ से उसकी जगह खाली हुई। जब उसकी जगह खाली हो गई तो आने वाले को यानी के OH माइनस को तो बहाना मिल गया, ये रहा OH माइनस। एंड फाइनली ये देखो जरा, क्लोरीन निकल गया। तो बेसिकली ये 2 स्टेप में हुआ है रिएक्शन। इस बात को हमने वहां भी डिस्कस किया था काइनेटिक्स में, जब मैं आपको बता रहा था कि एक रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, यानी कि जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप इन दोनों में से ये वाला स्लो स्टेप है, क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है। जब बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जब बॉन्ड मेकिंग होता है वो थोड़ा सा जो है वो आसान होता है। तो इस तरह से वो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा होता है। अगर आप SN2 की बात करोगे तो SN2 में जब मैं प्राइमरी लूंगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, जब मैं SN2 में, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, जब मैं SN2 में, ये मैंने कंसीडर कर लिया प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन है 1 कार्बन है और ये यहाँ पर Cl लगा। चार्जेस बिल्कुल अपनी जगह हैं, जैसे थे वैसे हैं। OH माइनस फ्रंट अटैक तो कर नहीं सकता। इसी तरह पता है फ्रंट अटैक क्यों नहीं करेगा, आगे दुश्मन खड़ा हुआ है, इसका नेगेटिवली चार्ज है, उसको रिपेल करके भगा देगा वहां से धक्के मार के। ये बैक अटैक करेगा। जब ये बैक अटैक करेगा ना तो कुछ इस तरह से आएगा ये फिर, ये क्या करेगा, मैं हाइड्रोजन को ना थोड़ा यूं बना रहा हूँ, अरे देखिएगा, ये आपका OH आ रहा है और ये आपका Cl यहाँ से निकलने वाला है। अब आप देखें, गौर करें कि ये तो मैंने ऐसी बात कर दी जो कि हो ही नहीं सकती। कार्बन की तो वैलेंसी ही 4 होती है, कार्बन कैन नॉट मेक मोर देन 4 बॉन्ड। ये तो 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन ने, तो 5 बॉन्ड तो कार्बन बना ही नहीं सकता। तो इसलिए ये आपका जो स्टेप है, दिस इज, यू कैन से दैट ट्रांजिशन स्टेट है, हाईली अनस्टेबल। ये हाईली अनस्टेबल स्टेट है। यहाँ जो मैंने डॉटेड लाइंस बनाई हैं, डॉटेड लाइन से मैंने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि एक बॉन्ड आपका जा रहा है और एक बॉन्ड आपका आ रहा है, यानी जो एक स्पीशी है वो आपकी अभी जाने वाली है और दूसरी स्पीशी आपके पास आ रही है। एंड फाइनली ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से निकलेगा कौन, यहाँ से निकलेगा कौन, ये Cl निकलेगा। और फाइनली आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा बड़ी आसानी के साथ। ये C है, ये OH है, ये CH3 है, ये H है, ये H है। तो इस तरह से आपका तो बेसिकली बैक अटैक हुआ है, ये भी आपको पता होगा ये बैक अटैक हुआ है। सही है जी। तो ये थे हमारे पास 2 तरह के मैकेनिज्म, एक था SN2 मैकेनिज्म, एक था SN1 मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म को हमने क्या करना है, अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी से जो है ना वो रिलेट करवाना है कि वहां से हमें कैसे आइडिया होगा। सही है जी, यहाँ तक बात समझ आ रही है। हमार 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 तो ऑब्वियस सी बात है, यस। अस्का ओके, ओके की रिपोर्ट है, जी सर। ओके जी, गुड हो गया।